हेलो भाई लोग, कैसे हो? स्वागत है आपका अपना चैनल धमाकेदार पढ़ाई में। और कैसी चल रही होगी आप लोगों की पढ़ाई? अपेक्षा करती हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी ही चल रही होगी। तो इस तरह मैं लेके आया हूँ आपके लिए साइंस के चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के टॉप 10 MCQ, जो एग्जाम में 80% बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज को फिर चैप्टर 2 का MCQ सॉल्व करते हैं। साइंस के चैप्टर 2 अम्ल क्षार एवं लवण का MCQ करने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है। तो देखिए, आज पीएच स्केल है, जो आज मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ कि पीएच स्केल होता है जिसमें 0 से लेके 14 तक की मतलब संकेत दिया जाता है कि 0 से 14 तक इसमें से अम्ल क्या होता है और क्षार का पीएच मान क्या होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि 0 से लेकर 7 तक किसी भी चीज का पीएच मान है, किसी भी पदार्थ या विलयन का, तो वह पदार्थ अम्लीय होगा। और उसका जितना कम पीएच मान होगा, उसकी अम्लतीय पावर उतनी अधिक होगी। जैसे किसी भी विलयन या पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक और 14 से कम है, तो वह क्षारीय पदार्थ होगी। और उसमें जितना उसका अधिक पीएच मान होगा, उसमें क्षारीयता की गुण उतना ही अधिक होगी। जैसे यहाँ दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका पीएच मान लगभग 14 होता है, यानी कि सबसे पावर वाला क्षारीय पदार्थ हम बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। और सबसे कम होता है जठर रस। जठर रस में पाया जाता है HCl, जिसका पीएच मान लगभग 1.2 होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा पावर की अम्ल हम कह सकते हैं HCl को। तो यही दिया हुआ है आपके NCERT बुक से ही मैं उठा के लाया हूँ। तो वहीं पे पीएच स्केल NCERT बुक में दिया हुआ है। तो मैं आपको बता दिया कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। कि जिसका पीएच मान 7 है तो वह शुद्ध जल होता है। उसमें ना अम्ल का गुण है ना क्षार का, वह उदासीन, उसको न्यूट्रियल भी कह सकते हैं। जैसे शुद्ध पानी है, उसका पीएच मान पूरा पूरी न कम न अधिक पूरा पूरी 7 होता है। अप्रोक्स भी नहीं बोल सकते, 7 होता है उसका पीएच मान। तो इसलिए जल उदासीन होता है। और बाकी जिसका पीएच मान 7 से कम, 7 से 0 के बीच रहा हुआ अम्लीय है। जिसका पीएच मान 7 से 14 के बीच रहा हुआ क्षारीय है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के MCQ। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगी? तो आप लोग पढ़ ही लिए होंगे अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है। आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यह तो MCQ है, इससे आपको पढ़ कर ही इसको सॉल्व करना होता है। तो मैं आज सॉल्व करवा रहा हूँ। तो कोई विलियन है, यानी कि विलियन है, वह आप अम्ल या क्षारीय या नहीं दिया हुआ है, बट उसका एक गुण है कि वह लाल लिटमस को नीला कर देता है। आप लोग को पता ही होगा कि अम्ल का गुण होता है कि वह नीला लिटमस को लाल कर देगा। यदि अम्ल किसी भी लिटमस में देते हैं तो वह नीला लिटमस को लाल कर देगा। और क्षारीय पदार्थ का गुण होता है कि वह लाल लिटमस को नीला कर देता है। और एक होता है उदासीन, यानी कि जल, वह उसमें कोई भी लिटमस पर वह कोई भी प्रभाव नहीं देता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी कि वह जो विलियन है उसका गुण क्षारीय होगा। और आप लोग क्षारीय का पीएच मान कितना होता है आप लोग को पता ही होगा, या नहीं पता होगा हम बता देते हैं कि अम्लीय पदार्थ है उसका पीएच मान हमेशा 0 से लेके 7 के बीच होता है। उसका पीएच मान जितना कम होगा उसमें अम्ल की मात्रा उतना ही अधिक पावर की होगी। और 7 से अधिक और 14 से कम जिस किसी चीज का पीएच मान है, तो उसका गुण है क्षारीय होगा। उसका पीएच मान जितना ही अधिक होगा, उसमें क्षारीय गुणवत्ता की मात्रा उतना ही अधिक होगी। यानी कि यह जो विलियन है उसका पीएच मान 7 से अधिक है, क्योंकि वह क्षारीय पदार्थ है जो लाल लिटमस को नीला करता है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, 7 से अधिक किसमें है? ऑप्शन ए में है 1, यह 7 से कम है, यानी कि वह एसिड गुण है, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी है 4, यह भी 7 से कम है, इसका भी गुण एसिड है जो नीला लिटमस को लाल करेगा। ऑप्शन सी है 5, इसका भी मान 7 से कम है और यह एक एसिड गुण है, तो यह भी नीला को लाल करेगा, ना कि लाल को नीला। यानी कि ऑप्शन ए, बी और सी जो है यह एसिड गुण है। बाकी बचा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है यह 10, जो 7 से अधिक है, यानी कि इसका गुण एसिड है। तो यह है जो लाल लिटमस को नीला करेगा, यानी कि
क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डी होगा 10। आप लोग याद कर सकते। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि कोई विलियन अंडे के पिछले हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है और जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलियन में क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि HCl है। वो जो विलियन है वो HCl का है, क्योंकि HCl है जो अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। वह जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वह चूने के पानी में नहीं घुलता है, क्योंकि वह अघुलनशील होता है चूने के साथ। इसीलिए न घुलने के कारण वह चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें पूछा है कि NaOH का 10 ml विलियन HCl के 8 ml विलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलियन का 20 ml लें तो उसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलियन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो इसमें से देखिए, एक क्षारीय पदार्थ है 10 ml, यानी NaOH एक क्षारीय पदार्थ है जिसको लिया है 10 ml, और एक अम्लीय पदार्थ है HCl जिसको लिया है 8 ml। और यह दोनों को मिलाने पर यह विलयन को उदासीन कर देता है, यानी कि न वह अम्लीय है न वह क्षारीय है, वो उदासीन है, न्यूट्रियल है वो। तो इसी तरह वह पूछ रहा है क्वेश्चन में कि यदि NaOH को डबल कर दें, यहाँ पे कर दिया है 10 ml से 20 ml कर दिया, यानी कि उसकी मात्रा को दोगुना कर दिया है। तो इसको उदासीन करने के लिए HCl की कितनी मात्रा लेनी पड़ेगी जिससे वह उदासीन हो जाए विलयन? तो इसलिए इसमें देखिए, जब क्षारीय पदार्थ को दोगुना किया है तो इसमें अम्लीय पदार्थ को भी दोगुना करना पड़ेगा, जिससे वह विलयन न्यूट्रल रहे, यानी कि उदासीन रहे, न वह अम्लीय न वह क्षारीय रहे। तो इसलिए इसका सीधी कोई भी इसमें जता नहीं है, बस इसमें क्षार की मात्रा को दोगुना कर दिया है तो उसमें अम्ल की मात्रा भी दोगुना हो जाएगी, जिससे वह उदासीन रहेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आंसर होगा ऑप्शन डी नंबर, यानी कि 16 ml HCl होगा, तब दोनों उदासीन हो जाएगा। तो इसे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है। तो इसमें पूछा है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? यदि आप लोग NCERT बुक पढ़े होंगे पूरा अच्छा से, तो उसमें से लिखा हुआ है एक लाइन कि अपच का उपचार किससे किया जाता है। तो इसका सही आंसर है एंटासिड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आप लोग के NCERT बुक में भी एक लाइन लिखा हुआ है सबके बारे में, और कुछ बीमारी का भी है, जैसे दांत का है और कई सारी बीमारी का है। जिससे फिर ये क्या बोलते हैं, मधुमक्खी जो काट लेता है तो उसमें चूना देना चाहिए। चूना से वो जो मधुमक्खी जहाँ काटा है उसको ख़त्म करता है। इस तरह और भी सारे दिए हुए हैं, 3-4 को NCERT में दिया हुआ है। आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छा से तो पता होगा, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा। तो एग्जाम में कब क्या पूछता है या किसी को पता नहीं है, फिर भी यहाँ हम ले आए हैं, एक क्वेश्चन ला दिए हैं कि अपच का उपचार कैसे होता है। तो इसमें एंटासिड है, इसी का एंटासिड एक औषधि है जिसका प्रयोग अपच के उपचार के लिए किया जाता है। अब वो कुछ बच्चे पूछेंगे अपच क्या होता है, तो वही पेट में कुछ खाने के बाद नहीं पचता है, किसी को पेट प्रॉब्लम होता है तो लोग हजमोला खाते हैं और कई सारे इनो खाते हैं ना। तो उससे एक एंटासिड भी एक औषधि है जिसको अपच का उपचार होता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, और बहुत सारे आपको MCQ दूंगा जो ऑब्जेक्टिव जिससे बनता है, लेकिन मैंने क्वेश्चन आज 6 ही बनाया है। यह क्वेश्चन नंबर 6 है, इमली में पाए जाने वाले अम्ल है। तो इमली में इमली है जिसमें कोई एक अम्ल पाया जाता है, तो उस अम्ल का नाम बताना है कि कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली है, इमली में पाया जाता है टार्टिक अम्ल, ये सब याद करने वाला है। और बहुत सारे ऐसे चींटी का डंक में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल, जिसका दूसरा नाम है फॉर्मिक अम्ल बोल सकते हैं उसको। फिर चींटी का डंक, फिर मधुमक्खी का भी डंक में वही अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल, यानी कि फॉर्मिक अम्ल। और बहुत सारे हैं, आपको दे देता हूँ, आपको एक सारणी बना के दे रहा हूँ, उसमें सब याद कर लीजिएगा, उसमें से कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो आपको दे रहा हूँ सारणी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा कठोर होता है। तो अब मैं आपको आगे बता दूं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है या इसका निर्माण
कैसे होता है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, क्योंकि एग्जाम में 5 नंबरिया में भी पूछ सकता है, 3 नंबरिया में भी पूछ सकता है, हो सके 2 नंबरिया में भी, और ऑब्जेक्टिव में भी तो जरूर पूछेगा। इस पर खुद हर हर साल एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव, इस बार भी जरूर आएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। इसका रासायनिक नाम भी मैं आपको बता दूं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, या फिर इसको बोल सकते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्योंकि इसमें जो जल का अणु है वो आधे होते हैं, यानी हाफ H2O। आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री बुक में, चैप्टर 2 में दिया हुआ है NCERT में इसका पूरा उपयोग या किसका निर्माण कैसे होता है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जाम में पूछ सकता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, ये जिप्सम है, जिसमें बहुत ही कठोर पदार्थ है। यदि इसमें इसको 373 केल्विन पर हम जिप्सम को यदि गर्म करते हैं तो यह जल के अणु को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। और इसमें से कितने अणु त्याग करते हैं? 3/2 अणु को वो त्यागता है, क्योंकि जिप्सम में जल के 2 अणु होते हैं, जिसमें से 1.5 अणु को वह त्याग कर आधा अणु ही प्लास्टर ऑफ पेरिस में बचता है। फिर यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहीं से जल की अणु मिल गई या नमी कहीं से मिल गई तो यह फिर जिप्सम का निर्माण कर देगा तुरंत ही। तो इसीलिए इसका निर्माण मैं आपको बता दिया हूँ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो जल के अणु को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। तो मैं बता देता हूँ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र भी मैंने बता दिया CaSO4 हाफ H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। अब इसका मैं आपको उपयोग बता रहा हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे डॉक्टर लोग उपयोग करते हैं, कोई भी पेशेंट है उसका टूटी हुई हड्डियों को सही जगह व्यवस्थित ढंग से लगाने के लिए ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करता है। बहुत सारे होते हैं कि खिलौना बनाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस से, क्योंकि इसका रंग वाइट होता है या एक पुट्टी की तरह काम करता है। तो फिर बहुत जगह बर्तन भी बनाता है, बहुत जगह हो सके दिया एक प्रकार का क्षार्य पदार्थ है, कहीं और भी इसका बहुत सारे उपयोग होते हैं। सब NCERT में दिया हुआ है, यदि पढ़े होंगे आप तो आपको पता होगा, क्योंकि NCERT में बहुत ही खासकर मेन चीज़ ही देते हैं, कोई भी फालतू चीज़ NCERT में नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा कठोर होता है, तो इसमें वही बोले कि जल का अणु मिल गया तो वह कठोर पूरा जिप्सम का निर्माण करेगा। तो वही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, जल के साथ पानी के साथ संयोजन। तो इससे आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए मैंने MCQ में पूछा था कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसमें आंसर था टार्टिक अम्ल। जो यहाँ इस सारणी में भी मैं लिख दिया हूँ, यह NCERT बुक का ही सारणी है, इसमें से आप देख लीजिए। सबको आपको याद करना है, इसमें कोई फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, सबको याद करना है आपको। कि सिरका है उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अब खट्टा दूध यानी कि दही, क्योंकि दूध को फाड़ते हुए बनाता है दही कौन? लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु बनाता है, इसलिए इसमें पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। फिर नींबू है उसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। ये नींबू और संतरा में एक ही अम्ल है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है दोनों में। और चींटी का डंक और नेतल का डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, इसका दूसरा नाम है फॉर्मिक अम्ल भी इसको बोल सकते हैं, जो चींटी का डंक और नेतल का डंक में पाया जाता है। और सिट्रिक अम्ल है जो संतरा और नींबू में पाया जाता है। बाकी खट्टा दूध यानी कि दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, इमली में टार्टिक अम्ल और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। ये सब याद कर लीजिएगा, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, इसका कोई संभावना नहीं है कि सिर्फ इमली ही पूछेगा। मैंने इमली चुन लिया था, बट यहाँ कुछ और भी पूछ सकता है, आप लोग देख लीजिएगा।